Jai Hind friend, welcome back to my YouTube channel Study Without Stress. I am your friend Ayush Mishra. In this video we start a new chapter from class 11th, that is some basic concept of chemistry. So without wasting your more time and full energy, let's तो दोस्तों, जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि क्लास 11th में एक हम लोग का साइंस का बुक होता था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होता था। क्या मजानी लाइफ था। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 11th में आते हैं तो हमारा जो अब सिलेबस है वो बढ़ जाता है और ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपस में सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग बुक हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री में तो दो बुक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को जो पहले करते थे कि क्वेश्चन आंसर को रट लेते थे और एग्जाम में जाकर छाप देते थे, उसको छोड़ देना पड़ेगा और हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का सिलेबस इतना बड़ा है कि हम लोग उसको रटने जाए तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना इसका एक मात्र उपाय है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो फ्रेंड, उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि साइंस क्या होता है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। मतलब अब बात करें कि एग्जांपल से, तो जैसा कि हम लोग फैन होता है तो वो रोटेट करता है। फैन अब जब रोटेट करता है तो हम लोग को उसके पीछे का कारण पता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब प्रोवाइड करते हैं तब वो रोटेट करता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम लोग को पता नहीं होता कि फ्रेंड्स कैसे रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग को पता नहीं होता, तो हम लोग इसको एक अंधविश्वास या मेरिकल मानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। किसी भी चीज का हम लोग जब सिस्टमेटिक नॉलेज रखते हैं तो उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों चैप्टर 1 में भी देखे हैं उन लोगों का कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग एंड फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, वैसे ही जो हमारा केमिस्ट्री है वो भी स्टडी ऑफ मैटर होता है। तो फ्रेंड्स, मैटर क्या होता है? तो मैटर वही होता है जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो और वो कुछ ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसी को तो हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पेन हो गया, बोर्ड हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, एटीसी। आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी सामान आप देख सकते हैं वो मैटर है। लेकिन फ्रेंड, जो फीलिंग होती है वो मैटर नहीं होती है, क्योंकि ये कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करती है स्पेस को और इसका मास और वॉल्यूम नहीं होता है, इसीलिए ये मैटर नहीं होती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री को हम लोग 3 टाइप्स में मेनली डिवाइड करते हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जो फिजिकल में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स रखता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में देखते हैं। और तीसरा जो ऑर्गेनिक है उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5 में देखे थे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन वो कार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि CH4। जैसे कि हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर CH4, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग मैटर को फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसा कि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्लास 9 में बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ें, लेकिन फिर भी हम लोग जैसा कि रिवीजन पर्पस के लिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हम लोग का है सॉलिड। तो सॉलिड जो होता है उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब जैसे दीवार है तो उसको हम लोग कहीं भी हटा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर एक फिक्स हो गया है, उसको हम लोग वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। फिर वो क्लोजली पैक होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें कि इसको, मतलब ये वाला जो डॉट हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके पार्टिकल्स को मान ले तो वो ऐसे कुछ ऐसे टाइप में अरेंज रहता है, मतलब क्लोजली पैक, उसमें कोई भी जगह नहीं होता है, नॉन कॉम्प्रेसिबल होता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग दीवार को धक्का देते हैं तो क्या वो धक्का से वो हट जाता है, मतलब वहाँ से अपना प्लेस को रिमूव कर देता है, या उसको हम लोग दबाते हैं तो क्या वो दब जाता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं होता है। तो इसीलिए जो सॉलिड होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो इसका पार्टिकल है वो आपस में मूव नहीं करते लेकिन वाइब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका हम एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कि मगर मान लीजिए कि आप कहीं एक ट्रेन में बैठे हैं, वहाँ पर आकर 2 आदमी और बैठ जाता है और आपको बीच में एक तरह से जान देता है और प्रेस कर देता है, तो क्या फ्रेंड्स आप वहाँ से मूव कर पाइएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपने जगह पर वो आप वाइब्रेट कर सकते हैं, जैसे उछल सकते हैं और निकलने का कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी को हम लोग यहाँ पर देखें तो जो सॉलिड्स होते हैं वो भी एक नॉन पार्टिकल्स उसके मूव नहीं करते हैं लेकिन वो वाइब्रेट करते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स सॉलिड है उसमें फ्लूइडिटी नहीं होता है, मतलब वो बहते नहीं है। क्या फ्रेंड्स, कभी आपने
दीवार या कोई भी सॉलिड चीज़ को बहते हुए देखा है? नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। फिर ये रिजिड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। जब हम लोग दीवार पर हाथ से मारते हैं तो हमारे हाथ में बहुत कस के चोट लगता है, और ये हार्ड होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है दूसरा वो लिक्विड है। तो लिक्विड का जो फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता है। फ्रेंड्स हम इसका एग्जांपल से समझे तो जैसे पानी होता है, तो पानी को हम जो भी कंटेनर में डालते हैं, जो भी बर्तन में डालते हैं, उसका शेप ले लेता है। तो फ्रेंड इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम शेप सेम ही रहता है, क्योंकि पानी को कोई भी कंटेनर में डाले तो वो इतना ही रहेगा जितना पानी हम लोग लेंगे। इसके बाद जो इसके पार्टिकल होते हैं वो इतना क्लोजली पैक नहीं होते, इसी कारण इसका जो फिक्स शेप नहीं होता है। फ्रेंड जो लिक्विड होते हैं वो नॉन कॉम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको भी हम लोग दबा नहीं सकते हैं और इसको भी हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो लिक्विड है वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग पानी को देखते हैं वो आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकता है। फ्रेंड तो ये फ्लूइडिटी भी इसमें प्रेजेंट होगी। फ्लूइडिटी का मतलब ही होता है किसी चीज़ का बहना, उसी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। दोस्तों हम लोग गैस का बात करें तो ना ही उसका फिक्स शेप होता है, ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका ओनली वन रीजन है कि उसका जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक नहीं रहता है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, जैसा कि हम लोग अपने घर में एलपीजी सिलेंडर में देखते होंगे कि इतना ही छोटा सिलेंडर में बहुत अमाउंट में हम लोग का गैस प्रेजेंट रहता है। इसके बाद जो ये हाईली मूवेबल होते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस आसानी से जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग कभी भी परफ्यूम को लगाते हैं अपने बॉडी पर, तो हम लोग किसी एक घर के कोने में उस परफ्यूम को लगाते हैं, लेकिन वो पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली मूवेबल होता है और ये बहुत ज़्यादा हाईली फ्लूइडिटी इसमें प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बड़े लेवल पे। तो मैटर को जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्लासिफाई करते हैं तो वो दो टाइप में क्लासिफाई होता है। पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में हम लोग को फर्दर दो कैटेगरीज मिलता है। पहला हम लोग का एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। तो एलिमेंट्स वो होता है जो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने। जैसा कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन जो होता है H2 वो दो हाइड्रोजन से बनता है, तो ये एक एलिमेंट्स है और इसलिए प्योर होता है। और ऑक्सीजन वैसे ही, फिर से ये जो नाइट्रोजन है वैसे ही, सल्फर वैसे ही, फिर अल्मुनियम, ये सब जितने भी एक जो एटम से बने वो एलिमेंट है। फिर कंपाउंड है जो वो मोर देन वन एटम से बनते हैं, जैसे कि HCl, H2O, CO2। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो HCl में H और Cl का जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है, तो इसीलिए ये प्योर होते हैं। लेकिन अब बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर वो होते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस से ऐड होते हैं। यहाँ पर सब्सटेंस ऐड होते हैं, लेकिन जो वहाँ पर हम लोग देखे थे यहाँ पर कंपाउंड में, वो वहाँ पर दो या दो से अधिक या एक से अधिक एटम ऐड होते थे। तो फ्रेंड्स हम लोग मिक्सचर को भी दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फ्रेंड्स होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं और जो उसके पार्टिकल हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे NaCl को जब हम लोग वाटर में घोलते हैं या ग्लूकोज को जब हम लोग वाटर में घोलते हैं तो हम लोग देखते हुए कि जो उसके पार्टिकल हम लोग को विजुअल नहीं होते, मतलब हम लोग उसको देख नहीं सकते, वो बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं वो पूरी तरह से जो अपने सॉल्यूशन में नहीं घुल पाते हैं। जैसे कि हम लोग चौक का एग्जांपल ले या मिट्टी का एग्जांपल ले, सॉइल का, तो हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, हम लोग को ऊपर से कुछ उसके डस्ट पार्टिकल देखने को मिलते हैं, तो इसी को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मैटर्स का देखना पड़ता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जो हम लोग विदाउट कोई भी केमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि कलर हो गया, फिर ऑर्डर स्मेल हो गया, फिर टेस्ट हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। वैसे ही जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर केमिकल चेंज होता है, जैसे कि एसिडिटी, बेसिडिटी, फिर बेसिडिटी। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग पहले क्या करते थे, उसको मेजर करते थे विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स जो मैट्रिक सिस्टम था वो इंग्लिश सिस्टम से बेहतर था और मैट्रिक सिस्टम फ्रेंड्स में हम लोग को डेवलप्ड हुआ था। तो इसमें क्या होता था कि डेसिमल वाला हम लोग को देखने को मिलता था, जैसे 2.5 kg, 2 kg, लेकिन जो इंग्लिश वाला था उसमें हम लोग को डेसिमल देखने को नहीं मिलता था, वो डायरेक्ट होता था 2 kg। तो फ्रेंड्स लेकिन ये
इनसे भी मतलब हम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोग जो कॉमन एक सिस्टम हो पूरे मतलब जितने भी वर्ल्ड में हैं उसमें हम लोग को जाना जाए, इसीलिए एक SI यूनिट का निर्माण हुआ। तो इसको हम लोग ली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स भी कहते हैं। ये फ्रांस में पहली बार डेवलप्ड हुआ था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में ऑन वेट और मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी था जिसके कारण ये डिप्लोमेटिक ट्रीटी हुआ और हम लोग को देखने को मिला ऐसा। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कि बेस यूनिट्स क्या होता है या फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास 7 बेस यूनिट्स होते हैं जिससे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी चीज़ का फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो फंडामेंटल बेस यूनिट्स होते हैं ये फिजिक्स में भी हम लोग को पढ़ना है। तो पहला हमारा जो यूनिट्स है वो लेंथ है। हम किसी भी चीज़ का लेंथ को निकालने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं जो इसका SI यूनिट है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसके बाद सेकंड हमारे पास मास है। ये किसी भी मैटर का फंडामेंटल यूनिट्स होता है और इसका SI यूनिट्स होता है किलोग्राम और इसको हम लोग kg से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टाइम तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यूनिट्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ हम लोग टाइम में कन्वर्ट करते हैं और निकालते हैं। तो इसका SI यूनिट सेकंड होता है और इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका SI यूनिट एम्पियर होता है, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 5th नंबर में जो है वो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स टेम्परेचर को हम लोग बहुत टाइप में निकालते हैं लेकिन इसका SI यूनिट होता है केल्विन, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड वैसे हम लोग इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी निकालते हैं लेकिन इसका जो SI यूनिट है वो केल्विन है। इसके बाद अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना अमाउंट में हम लोग सब्सटेंस को लिए हैं या यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका छोटा में हम लोग कहें तो MOL हुआ। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट कौन से स्पीड से चल रहा है उसके लिए हम कैंडला CD का यूज करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पलों को लिया है जिससे आपको ये समझ में आसानी होगी कि कैसे हम लोग इन 7 यूनिट्स का हेल्प लेकर कोई भी चीज़ का हम लोग SI यूनिट्स निकालते हैं। तो फ्रेंड्स पहला नंबर जो हमारा है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम देखिए फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो साइड मतलब क्या, वो एक तरफ से लेंथ ही होता है, वो लेंथ की हो जाएगा। तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो यहाँ पर मीटर की हो जाएगा। तो इसका SI यूनिट जो वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। और वैसे ही हम लोग देखें तो डेंसिटी का, तो डेंसिटी का जैसे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्लास 9th में फिजिक्स में भी पढ़े थे और केमिस्ट्री में पढ़े थे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास का जैसा कि हम लोग को पता है कि SI यूनिट्स होता है kg और वॉल्यूम का पता है हम लोग का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर kg मीटर क्यूब या kg मीटर क्यूब -3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो वो चीज़ माइनस में हो जाता है या प्लस, जब माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। या हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे पास कुछ प्रीफिक्स है जिसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से ये जो यूनिट्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने एक ट्रिक आपको बताया ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रिक है और इसको बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक में क्या करना है कि हम लोग को पहले रिवाइंड में 3 का टेबल से जाना है 4 से लेके, मतलब 3 × 4 = 12। तो यहाँ पर -12 फिर -9 3 कम होते जा रहा है, फिर -6 -3, अब स्टॉप हो जाना है, फिर 2 1 और फिर वहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं इसीलिए हम लोग खाली 10 लिखे हैं, फिर 2 3 फिर यहाँ से बढ़ते जाना है 6 9 12 और फिर क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रिक ये है कि हम लोग याद कर सकते हैं पीको को हम लोग प्यारे से याद कर सकते हैं, नैनो को नाना से, माइक्रो को मेरी से, फिर मिली को मिला से, मिली एक मतलब एक लड़की का नाम है मान लीजिए, फिर वो सेंटी मतलब बहुत ज़्यादा वो सेंटी हम लोग कहते हैं ना, और फिर जैसे डेसी को हम लोग डैड से यूज कर सकते हैं, डेका को दादा से, फिर हेट्रो को है से, फिर किलो को का से, फिर मेगा माल से, और फिर जीजा को जीजा से, और तेरा को तेरा से। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं प्यारे नाना मेरी मिली सेंटी डैड दादा है कमाल जीजा तेरा। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं मास और वेट्स का। तो देखो फ्रेंड्स जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस होता है, मतलब जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर हमारे बॉडी या कुछ भी चीज़ में प्रेजेंट है उसी को हम लोग मास कहते हैं। लेकिन वही बात करें कि वेट क्या होता है, तो वेट्स कुछ नहीं है, बस एक फोर्स है जो हमारे ऊपर होता है
एक्सर्ट होता है, मतलब ग्रेविटी के द्वारा हमारे ऊपर लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा वर्ड होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट कर लेते हैं मास और वेट को, लेकिन ये दोनों अलग अलग वर्ड है। तो वही हम लोग बात करें, जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कहीं भी चल जाइएगा तो हम लोग को मास जो है कभी नहीं बदलेगा। लेकिन वही बात करें वेट का, तो वेट एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करता है। मतलब मान लो कि यहाँ पर हमारा वेट यहाँ पर 60 kg है, तो मून पे वो वेट सेम नहीं रहेगा, वहाँ पर 1/6 हो जाता है, तो वहाँ पर 10 kg हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट है कि मास को हम लोग एनालिटिक में बैलेंस से हम लोग मेजर्स करते हैं, और लेकिन जो वेट है उसको वेटिंग मशीन से हम लोग मेजर करते हैं। फ्रेंड जो अब बात आती है वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि कोई भी सब्सटेंस है उसको जब हम रखते हैं तो वो कुछ अपना स्पेस को मतलब लेगा ना। मतलब जैसे हम लोग एक बुक को लिए हैं, उसको बेंच पे रखे हैं, तो वहाँ पर जितना में जगह में जो बुक प्रेजेंट है वही उसका वॉल्यूम हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग वॉल्यूम को कहते हैं कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई अ सब्सटेंस। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसका वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट हम लोग जैसे डिराइव किए हैं वो मीटर क्यूब होता है, लेकिन जब हम लोग लैबोरेटरी में यूज करते हैं तो ये मीटर क्यूब बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको हम लोग छोटे फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। फिर फ्रेंड्स अब बात आता है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने लिखा है, जैसे 1 लीटर जो होता है वो 100 ml के बराबर होता है, वैसे ही 1 जो मिलीलीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर जो होता है वो 100,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये तीनों से कर सकते हैं 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। तो दोस्तों हम लोग ये जो वॉल्यूम है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे पिपलेट हो गया, ग्रेजुएट सिलेंड्रिक हो गया, फिर वॉल्यूमेटिक फ्लास्क हो गया। तो इससे हम लोग वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद जो डेंसिटी होता है, और जैसे हम लोग डेंसिटी जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डेंसिटी को जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। जो डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डेंसिटी का ऐसा यूनिट हम लोग डिराइव किए थे वो होता है केजी मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हम लोग को बताता है कि कितना सब्सटेंस का जो पार्टिकल है क्लोजली पैक है। तो जो हम लोग बात करें सॉलिड्स का, जैसे हम लोग देखे हैं तो सॉलिड्स का जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर लिक्विड्स का एज कम्पेयर टू सॉलिड्स थोड़ा कम होता है, और जो गैस है उसका सबसे कम होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर्स की। तो टेम्परेचर्स को हम लोग मेनली 3 स्केल में मेजर करते हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा है केल्विन। जो केल्विन होता है इसका ऐसा यूनिट्स होता है जैसा कि हम लोगों ने देखा था। तो फ्रेंड जब हम लोग को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, दैट इज़ 9.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। तो फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ पर सेल्सियस की जगह 100 रखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो आंसर आता है वो 212 यहाँ पर होगा फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में आंसर आता है, तो यहाँ पर 212 जो होता है फ़ारेनहाइट वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वैसे ही हम लोग अब बात करें कि जो केल्विन होता है उसको भी हम लोग कर सकते हैं, सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो इस फार्मूला में हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर सेल्सियस लिखना है और प्लस बढ़ाना है। तो जब हम लोग लिखते हैं 100 डिग्री, इसका भी एग्जांपल ले, तो हम लोग का यहाँ पर 373.15 केल्विन आंसर आता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ये है कि केल्विन जब भी यहाँ पर हम लोग सेल्सियस में बढ़ेंगे मतलब इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर केल्विन भी बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इजी देख सकते हैं 3 स्केल, पहला जो केल्विन है, दूसरा सेल्सियस है, दूसरा फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर 373 केल्विन है 100 डिग्री सेल्सियस को जब बदलेंगे, और यहाँ पर 212 फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर जब हम लोग 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, वैसे ही यहाँ पर 0 डिग्री भी देख सकते हैं हम लोग। जब हम लोग 0 डिग्री को देखते हैं जब केल्विन में तो 273.1.15 केल्विन आता है, और फ़ारेनहाइट में तो 32 फ़ारेनहाइट आता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा था, इसीलिए मैं इस वीडियो से अब यहीं पर स्टॉप करता हूँ, नहीं तो आप लोग को बोरिंग फील होने लगेगा। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको फर्दर अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनसर्टेनिटी इन मैनेजमेंट के साइंटिफिक नोटेशन
प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।